हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको स्टूडेंट्स जनरली डिफ़िकल्ट मानते हैं। एक्चुअल में ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है। तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को कम्प्लीटली हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं हम ब्रीफली उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, एज वेल एज जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक मास्टर कैडर में या एचटेट पीजीटी के अंदर आ सकते हैं, या उसके अलावा आप कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे, कवर। तो इस वीडियो में हम कैसे मूव ऑन करेंगे, ट्राई करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना कंप्लीट टॉपिक डिस्कस हो जाए। हम क्या करेंगे, ब्रीफ थ्योरी देखेंगे। ब्रीफ थ्योरी के साथ साथ हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले ब्रीफ थ्योरी देखेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी इस चैप्टर के लिए। क्लियर? तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आप देखो, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का है। दो तरह का होता है। दो तरह का होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला जो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब वो क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो रिवर्सिबल का साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे पास रिवर्सिबल का साइन। तो जब भी हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब इक्विलिब्रियम आने के लिए स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन चाहिए, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। इतना पॉइंट समझ आ रहा है? अब इक्विलिब्रियम में होता क्या है बेसिकली, जैसे एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें कुछ पानी फिल है, इसमें क्या है, वाटर फिल है, ठीक है ना। सपोज करो इस वाटर की हाइट है h, जो भी वाटर हमने कंटेनर में फिल किया है उसकी हाइट है h। ऊपर से मैंने नल लगा दिया, नल से पानी आ रहा है। सपोज करो पानी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कुछ नहीं ऐसे ही रैंडमली मान लिया, लीटर में मान लो। सपोज करो 10, जहाँ हम मान लेते हैं 100 ml वाटर आ रहा है एक सेकंड में, बहुत ही कम क्वांटिटी है। और साथ में ने यहाँ पे होल्ड कर दिया, तो होल्ड करने पे सपोज करो यहाँ से वाटर भी आ रहा है 10 ml पर सेकंड की स्पीड से। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको वाटर लेवल में कुछ हाइट में चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। जिस स्पीड से पानी आ रहा है उस स्पीड से पानी जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है, जो हमारा प्रोसेस है वो ऑलवेज हो रहा है, बट हमें चेंज दिखाई नहीं दे रहा, हमें चेंज दिखाई नहीं दे रहा। हाइट हमारी क्या रहेगी, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सी स्टेट आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक स्टेट। यहाँ पे हमें क्या लगता है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये वाटर की हाइट है यहाँ पे, वैसे हम देखें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ क्या हो जाता है, कांस्टेंट। सब कुछ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टॉप। हमें ऐसे लगता है रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टॉप, बट एक्चुअल में रिएक्शन हो रही होती है। तो दो तरह की फोर्सेस होती है यहाँ पे। सपोज करो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा स्टूडेंट्स, जब ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो हम बोलते हैं क्या, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के। मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। पहला तो ये पॉइंट रखना है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड के। और जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सभी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। क्या इतने पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं? तो देखो फिर से आते हैं पहली स्लाइड पे। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जो केमिकल स्पीशीज के बीच में हो, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स
केमिकल इक्विलिब्रियम जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है बेसिकली। अब होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, अगर सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज में हो, जैसे देखो यहाँ पे सभी जो रिएक्टेंट्स हैं N2H2 अमोनिया सभी गैस में, तो इसको हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होता है, जैसे आप देखो मेरे पास PCl5 है, सपोज कर लो कोई भी आप सॉलिड मान लो, जैसे CaCO3 सॉलिड है, CaCO3 सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस क्या हो रही है, रिलीज। तो यहाँ पे सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस, बिकॉज यहाँ पे दो क्या है, सॉलिड में है और ये क्या है, गैस में है। समझ आ रहा है इतना पॉइंट। उसके बाद दूसरी टाइप का इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल चेंज के लिए, जैसे H2 लिक्विड कन्वर्ट हुआ H2 सॉलिड में या वेपर में, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे क्या, फेज इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम। और ये हमेशा ही क्या होगा, हमारे पास हेट्रोजीनियस नेचर का होगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बहुत ही ब्रीफली समझा रहा हूँ सो डैट हमें जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम टाइम के अंदर कवर हो जाए। उसके बाद देखो, अब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम की क्या क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी रेट ऑफ क्या हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का है वो कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है, इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्या होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद देखो जो इक्विलिब्रियम है कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अब उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से हो सकता है, रिएक्टेंट साइड से भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी हम हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रेशर है, कलर चेंज है, ये सभी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ मैं आपको। जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है कि रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती। हमें ऐसे अपीयर होता है कि रिएक्शन स्टॉप होगी, बट एक्चुअल में रिएक्शन चलती रहती है। उसके अलावा जो भी इक्विलिब्रियम आता है वो हम क्लोज कंटेनर के अंदर करवाते हैं। एक क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। क्लोज कंटेनर के अंदर क्यों करते हैं, देखो जैसे ये इक्विलिब्रियम आया था, इसमें यहाँ पे CO2 और CaO मिलके दोबारा से क्या बनाएंगे, CaCO3। बट अगर ओपन कंटेनर में होगी रिएक्शन, CO2 उड़ जाएगी, तो CO फिर से CaCO3 को कम बना नहीं पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं क्या, जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्लोज कंटेनर के अंदर ही अटेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कुछ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के मैंने एग्जांपल्स ऐड कर रहे हैं। होमोजेनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स किस फेज में होंगे, सेम फेज में। आप एग्जांपल्स को देख सकते हो, सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस फेज में होंगे, सेम फेज में। फिर आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फेज में। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ना, एक ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं। हमने देखा कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के। समझ आ रहा है। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अब देखो एक रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स। अगर हम पहले रेट का ग्राफ बनाए, रेट का, तो ये मेरे पास सपोज करो रेट है, यहाँ पे टाइम है। तो इनिशियली हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक जगह क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है ना। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली हम लेते हैं तो अमाउंट होती है, प्रोडक्ट इनिशियली जीरो होता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास रेट वर्सेस हम ग्राफ बनाओ टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन की हो जाती है रेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए रेट फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का इक्वल होना चाहिए। बट अगर यही ग्राफ हम कंसंट्रेशन के लिए बनाएं
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए। तो आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होगी, समझ आ रहा है, लो कम होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो इनका इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आके देखो कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, तो हम इसको भी क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, अटेन। तो कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट ग्राफ देखना है, इक्वल भी हो सकता है, कोई नो डाउट, कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ इक्वल भी हो सकता है, बट प्राइमरी कंडीशन इज कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है, बट इक्वल होना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। कंपलसरी कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन को आपने क्या करना है, कांस्टेंट करना है। समझ आया। तो आप लोग को पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, हमारे पास कोई रिएक्शन है XA + YV गिविंग प्रोडक्ट, तो जो हमारे पास रेट होता है, ठीक है ना, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी रफ्तार से रिएक्शन होगी, वो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, रिएक्टेंट A एंड V के ऊपर, और रेज टू पावर दे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट X एंड Y। तो यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर X B की पावर Y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, K का साइन, ठीक है। तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, K × A की पावर X × B की पावर Y। बट अगर हमारे पास प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो तो उसको हम रेट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, उनको कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ और समझाता हूँ। जैसे कोई रिएक्शन है A + B गिविंग C + D, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स होंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A × कंसंट्रेशन ऑफ B। समझ आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कुछ कांस्टेंट लगेगा, सपोज कर लो KF A × B। अब रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब इधर को आना है, तो ये किसकी रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, KB × C × D। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा, मतलब KF × A × B किसके इक्वल हो जाएगा, KB × C × D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं KF/KB इज इक्वल टू C × D ओवर A × B। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आपको K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। बाई चांस हमारे पास कुछ इस तरह की रिएक्शन, 2A गैस + 3B गैस गिविंग 4C गैस, तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे के इक्विलिब्रियम का, बिल्कुल सिंपल है। के इक्विलिब्रियम का पहले आप क्या लिखो, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स क्या C है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A एंड B का कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है। बस उनकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको पावर बना देना है, यहाँ पे 4 है, A की पावर 2 है और B की पावर क्या है, 3 है। समझ आ रही है चीज स्टूडेंट्स। अब देखो हम दो तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे के इक्विलिब्रियम, एक होता है KP और एक होता है KC। देखो KC नाम से क्लियर है, P कब यूज करेंगे, जब प्रेशर की टर्म में हम डिफाइन करें के इक्विलिब्रियम को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफाइन करें। अब प्रेशर किसका होता है, प्रेशर होता है गैसेस का, तो KP डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट पूरे रिएक्शंस में एक गैस होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 गैस शुड प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, KP, के इक्विलिब्रियम एक तरह से KP कब डिफाइन करेंगे, जब प्रेशर की टर्म में बताना है। C यहाँ पे किसको बताता है, कंसंट्रेशन को, तो ये गैसेस फेज के लिए भी बता सकते हैं हम KC तो, और लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए भी बता सकते हैं, मतलब एक्वस फेज के लिए भी बता सकते हैं। समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास हमने सीखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। हमारे पास कोई रिएक्शन है XA + YV गिविंग ZC। अब इसमें गैसेस दिए हैं स्टूडेंट्स, क्या दिए हैं, गैसेस। तो KC कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है, C उसकी पावर Z, A की पावर X B की पावर Y। तो यहाँ पे ABC किसको बता रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ABC। क्योंकि रिएक्शन में
गैसेस भी हैं, रिएक्शन में क्या है, गैसेस भी हैं। तो गैसेस के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, केपी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो केपी किसकी फॉर्म में बताते हैं, जैसे देखो केसी बताते हैं हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में, केपी हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो एक कंटेनर में क्या है, मेरे पास 3 गैसेस है ए बी सी, तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा। तो ए की वजह से कितना आ रहा है, इंडिविजुअली ए की वजह से कितना प्रेशर है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक पूरे मिक्सचर में ए की वजह से कितना प्रेशर है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आई थिंक सभी को केपी एंड केसी के एक्सप्रेशन लिखने आ चुके हैं, ठीक है, सभी को पूरा क्लियर है कि केपी के एक्सप्रेशन कैसे लिखना है हमने, केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या देखना है हमने, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी एंड केसी का रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिंपली देखो डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना है। क्या रखना है आप लोग को, ये सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट करने की है, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होगा, डेल्टा एन जी होगा प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स, प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के मोल्स। बट क्या आपको सभी मोल्स लेने हैं, नहीं, सिर्फ गैसियस मोल्स लेने हैं। क्या लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल्स लेने हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे 2A गैस गिविंग 3B गैस प्लस 4C सॉलिड प्लस कुछ भी मान लो 2D गैस। तो आपको इसके लिए डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एन जी। पहली बात देखो, क्या हम सॉलिड को कंसीडर करेंगे, ठीक है 4C गैस ले लो आप, 4C गैस कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा यहाँ पे। 4C गैस, सॉरी सॉलिड। देखो हमको सिर्फ गैसेस को कंसीडर करना है, तो पहली बार सॉलिड को तो निगलेक्ट कर दो, सॉलिड एंड लिक्विड्स को क्या कर दो, निगलेक्ट, सॉलिड को निगलेक्ट कर दो। अब देखो प्रोडक्ट्स के कितने मोल है, 3 गैस मोल, तो 5, रिएक्टेंट्स के कितने हैं, 2, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा। बस आपको डेल्टा एन जी ध्यान रखना है, कौन से वाले लेने हैं डेल्टा एन जी में मोल्स, सिर्फ गैसेस वाले मोल्स लेने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या हुआ, ये 3 रिलेशन है आपके दिख रहे होंगे, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, तो आर टी की पावर 0 1, तो के पी किसके इक्वल आ जाएगा, के सी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव में हुई, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव में हुई, तो के पी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो के सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो के पी के सी से बड़ा हो जाएगा। ये तीनों रिलेशन है। आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन में के पी के सी में क्या रिलेशन है, के पी बड़ा है के सी से या के पी लेस देन है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एन जी। समझ आ रहा है सभी को। उसके बाद देखो एक हम टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, एक्स ए गैस गिविंग वाई बी गैस गिविंग जेड सी गैस। आपको दिखाई दे रहा है रिएक्शन हमने मानी, ठीक है। इसके लिए हम के सी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सी की पावर जेड ए की पावर एक्स वी की पावर वाई। समझ आ रहा है। के पी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बट के पी के सी कब डिफाइन करते हैं, के पी के सी डिफाइन होता है एट इक्विलिब्रियम। के पी के सी इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। के पी के सी को हम इक्विलिब्रियम पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट हम अगर किसी और टाइम पे इनका रेशियो देखें, सेम रेशियो मेजर करें बट किसी और टाइम पे अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन कोशेंट। मतलब रिएक्शन कोशेंट को हम क्यू सी या क्यू पी से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन कोशेंट का भी क्या होता है, सेम एक्सप्रेशन होता है एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा वैसा ही रिएक्शन कोशेंट का क्या होता है, एक्सप्रेशन।
डिफरेंस क्या होता है, केपी केसी डिफाइन करते हैं हम इक्विलिब्रियम टाइम पे, और जो रिएक्शन कोशेंट है वो हम इक्विलिब्रियम टाइम के अलावा किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन। समझ आ रहा है, रिएक्शन कोशेंट। अब ये रिएक्शन कोशेंट का क्या एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, यही हमने समझना है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम क्यूसी का एप्लीकेशन समझते हैं। क्यूसी हमें बताएगा क्या, क्यूसी या क्यूपीए की बात है। हमारे पास देखो इसी रिएक्शन के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्यूसी केपी से बड़ा होगा, या क्यूसी केपी से छोटा होगा, सॉरी केपी से नहीं, केसी के साथ ही कर लो ना, या क्यूसी केपी केसी के इक्वल होगा। तीन पॉसिबिलिटीज है। अब देखो क्यूसी बताएगा क्या हमें रिएक्शन में केसी दे देंगे, क्यूसी के लिए डाटा दे देंगे, क्यूसी निकाल लो आप। तो हमें चेक करना होगा क्यूसी केसी से बड़ा है, क्यूसी केसी से छोटा है, या क्यूसी केसी से इक्वल है। देखो आप सिंपल सी बात सोचो, अगर क्यूसी बड़ा होगा, ये क्यूसी बड़ा होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर क्यूसी बड़ा है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। तो अगर उसको इक्विलिब्रियम पे आना है, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना होगा, सी का कंसंट्रेशन कम करना होगा। सी का कंसंट्रेशन कब कम होगा, जब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। तो इट मीन हम कह सकते हैं अगर क्यूसी केसी से बड़ा हुआ तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। अब अगर क्यूसी केसी से छोटा हुआ, क्यूसी छोटा होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, क्यूसी कब छोटा होगा, जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो इक्विलिब्रियम अगर अटेन करना है तो रिएक्शन को सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। तो केसी का अगर ग्रेटर वैल्यू हुआ तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स। बैकवर्ड का मतलब होता है टूवर्ड्स रिएक्टेंट, और फॉरवर्ड का मतलब होता है टूवर्ड्स प्रोडक्ट। और अगर क्यूसी केसी के इक्वल हुआ तो रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो जो हमारी रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, एट इक्विलिब्रियम। अब ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक तीन चीज़ें ध्यान रखना है, अगर क्यूसी का वैल्यू 10⁻³ से 1000 से ज़्यादा हुआ, क्यूसी का वैल्यू 1000 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, देखो क्यूसी की वैल्यू कब बहुत ज़्यादा होगी, जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो इट मीन्स मोस्टली रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट बहुत ही कम है। तो हम बोलेंगे रिएक्शन क्या है, देन रिएक्टेंट डोमिनेट। ये गलत नहीं लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलत लिख रखा है, ठीक है ना। अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स मोस्टली क्या है, प्रोडक्ट डोमिनेट है। तो यहाँ पे आना था प्रोडक्ट डोमिनेट। अब करेक्शन कर लो, अगर केसी का वैल्यू बहुत ही कम हुआ तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मोस्टली हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट। समझ आ रहा है सभी को, कैसे इसका एप्लीकेशन होगा वो अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो जो हमारे पास क्यूसी है, केसी है, इसके एक्सप्रेशन हमें लिखने आते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, केसी एंड केपी दोनों सिर्फ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब क्यूसी का या केसी का वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ओनली, बाकी कोई भी फैक्टर केपी या केसी को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, जो केपी और केसी है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो केपी, केसी, क्यूसी, क्यूपी ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, एक इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन आप लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ पे डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वांट ऑफ इक्वेशन। आपको इसकी ये वाली फॉर्म भी याद करनी है, लॉग वाली, ये वाली इंपॉर्टेंट काम आती है। ये वाली फॉर्म आप लोग को रखनी है ध्यान। समझ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है, टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज होता है स्टूडेंट्स, QC1 रेट कांस्टेंट होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको 2 कर लो, सेकेंड टेम्परेचर पे, ये फर्स्ट टेम्परेचर पे। कैसे यूज़ करना है हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे इनको। अब देखो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस ग्राफ को, चलो ऐसे समझाता हूँ। हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होगी, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन,
एक होती है एक्सोथर्मिक। तो ये वाला टॉपिक आपको ली चैटलर में समझाऊंगा, तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हमारे पास रिएक्शन चेंज होगी स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज करेगा। मतलब अगर रिएक्शन चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज। मतलब क्यूसी एंड केपी डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। एक फिक्स रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर फिक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट अगर रिएक्शन चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे देखो पहली रिएक्शन है ए गिविंग बी, इसके लिए उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 को कैसे डिफाइन किया है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सपोज कर लो ये वैल्यू है 100 और मान ली 100 वैल्यू है, आपसे पूछा है बी से ए के लिए क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप एक्सप्रेशन लिखो ए बाई बी। ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा ही करना है, जस्ट 1/Kc1, तो आंसर क्या जाएगा 0.01। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन हो रहा है, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने का जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। समझ आ रहा है। तो रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स। अब देखो सेम रिएक्शन है ए से बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 100 है। मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, n से, तो इसके लिए Kc3 कितना आएगा, देखो b की पावर n ओवर a की पावर n। समझ आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b ओवर a की पावर n। b ओवर a क्या है, Kc1 है, Kc1 की पावर n। Kc1 कितना दिया है, 100 की पावर n। तो यहाँ से इंडिकेशन क्या मिल रही है स्टूडेंट्स हमें, कि अगर हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन को तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या बन जाएगा, पावर। मतलब अगर रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया n से तो वो उसकी क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगा, Kc1 की क्या बन जाएगा, पावर n। समझ आया। उसके बाद अगर हम किसी रिएक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो उसकी 1 की फॉर्म में बन जाएगा। जैसे हमने n से डिवाइड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc1 की पावर 1/n। उसके बाद देखो यहां से मुझे a से b, c से d, समझ आ रहा है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं, a प्लस सी एंड b प्लस डी। तो जब भी हम दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जो थर्ड रिएक्शन होगी उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर हम दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे देखो a प्लस सी गिविंग b से हम c माइनस डी करेंगे, तो अगर माइनस करेंगे c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, रिएक्शन क्या बच जाएगी, a से d। दो रिएक्शन को हमने क्या किया, माइनस किया, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जो नई रिएक्शन आएगी a से d, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों का डिवीजन। समझ आ रहा है सभी को। तो ये पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखने हैं कि जब भी रिएक्शन चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे होंगे, इसके 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्ट में कैसे ध्यान रखना है, अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स। किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, पावर। किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे वो क्या बन जाएगा, 1 की फॉर्म में पावर। अगर दो रिएक्शन को ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। दो रिएक्शन को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की थ्योरी कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे पास, सपोज करो मैं एक एग्जांपल के समझाता हूँ। एक मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम है, ए गैस प्लस बी गैस गिविंग 2c गैस प्लस डी गैस, ठीक, कोई भी इक्विलिब्रियम मैंने मान लिया। समझ आ रहा है। अब अगर इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम है, अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी छेड़खानी करूंगा, जैसे रिएक्टेंट को ऐड करूंगा, प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, या फिर प्रेशर चेंज कर दूं रिएक्शन में, या फिर हम टेम्परेचर चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। इक्विलिब्रियम हमारे पास डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करना चाहेगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे आएगा वो ही हमने डिस्कस करना है। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसको कौन बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो हम काम करेंगे इक्विलिब्रियम जस्ट उसका उल्टा करेगा। देखो बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं, जो हम काम करेंगे
इक्विलिब्रियम जस्ट उसका ऑपोजिट करेगा। जैसे पहला फैक्टर समझते हैं हम कंसंट्रेशन से। पहला फैक्टर कौन सा समझेंगे? कंसंट्रेशन। सपोज करो मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, मैंने ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? इंक्रीज। तो भाई यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, समझिए, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ए का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? कंसंट्रेशन को ए के कम करेगा, ए के कंसंट्रेशन को क्या करेगा? कम करेगा, सो डैट रिएक्शन फिर से कहाँ पे आ जाए? इक्विलिब्रियम पे। हमने ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया रिएक्टेंट को, तो हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कम करेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कब होगी? जब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में, तभी तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। तो इट मीन्स अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। नेक्स्ट देखो, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सपोज करो हम सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा? सी का कंसंट्रेशन क्या हो? डिक्रीज। सी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा? जब रिएक्शन कहाँ पे जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे जाएगी? बैकवर्ड में। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट केस क्या है? अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करें, सपोज करो ए का कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो? इंक्रीज हो। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। इंक्रीज कब होगा? जब रिएक्शन ए की तरफ आएगी, मतलब रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। समझ आ रहा है? अगर सपोज करो हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, सी का कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या कहेगा कि भाई सी का कंसंट्रेशन बढ़ाओ। सी का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। समझ आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है हमारा? अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, देखो यहाँ पे समझाया मैंने, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम जस्ट ऑपोजिट करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो इक्विलिब्रियम जस्ट उसका क्या करेगा? ऑपोजिट करेगा। समझ आ रहा है? पहला फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। जो सेकंड फैक्टर है स्टूडेंट्स वो होता है प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करने पे पहली बात, प्रेशर का चेंज सिर्फ कहाँ पे आएगा? जहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, मतलब गैसियस इक्विलिब्रियम में। अब इस केस में क्या होगा? अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर डेल्टा एन जी रिएक्शन का जीरो है तो उस केस में इक्विलिब्रियम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में रिएक्शन का क्या होगा? इफेक्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको मैं, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो प्रेशर बढ़ाने पे आप सिंपल सोचो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। देखो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज को आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए प्रेशर इंक्रीज करके। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा नंबर ऑफ मोल्स कम हो। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे होंगे? जब हम रिएक्शन को कहाँ पे शिफ्ट कर दें? जब हम रिएक्शन को लेस मोल्स की तरफ शिफ्ट कर दें, मतलब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लेस नंबर ऑफ मोल्स की साइड। समझ आ रहा है? अब जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है, ये ऊपर वाली रिएक्शन के लिए समझा रहा हूँ। पहली बात देखो, रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं? एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, 2 मोल्स हैं। प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं? 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 मोल्स हैं। तो आपको इतना दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड से हमारे पास 2 मोल्स टोटल, प्रोडक्ट साइड है 3 मोल्स। अब मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, सपोज करो। प्रेशर इंक्रीज करने पे मोल्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। समझ आ रहा है? तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? लेस मोल्स की साइड। लेस मोल्स यहाँ पे कहाँ पे है? रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। मतलब अगर हमने मोल्स इंक्रीज किए हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? कम मोल्स की तरफ। सपोज करो हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज करेंगे मोल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब इस केस में रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू सीख लेंगे। या क्या आप लोग को ब्रीफ थ्योरी समझ आ रही है? तो पहला हमने फैक्टर देखा कंसंट्रेशन का, और दूसरा फैक्टर देखा प्रेशर का। थर्ड देखो टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इफेक्ट स्टूडेंट बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ आपको। देखो 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक
और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि डेल्टा एच क्या होगा उनके लिए नेगेटिव। एक्सोथर्मिक जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। देखो अगर एनर्जी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर पे फेवर होगी। रिएक्शन कहाँ पे फेवर होगी? हाई टेम्परेचर फेवर होगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी है। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? टेम्परेचर की फॉर्म में। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन भी आगे जाएगी। तो अगर एंडोथर्मिक के लिए क्या याद रखना है? एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फेवर होती है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एंडो के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें तो हीट निकल रही है, तो हमें हीट देनी तो नहीं पड़ रही, तो वो लो टेम्परेचर पे फेवर होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ फेवर होती है? लो टेम्परेचर पे। अगर ये लो टेम्परेचर पे फेवर होगी स्टूडेंट्स, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उल्टा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आप एक रिलेशन याद कर लो, बाकी उससे ड्राइव हो जाएंगे। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, बस कैटलिस्ट का काम होता है इक्विलिब्रियम को या तो फास्ट अटेन कर देगा या स्लो, बट इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करने वाला कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। कैटलिस्ट का काम होता है इक्विलिब्रियम या तो फास्ट आ जाएगा या स्लो। उसके बाद एक फैक्टर होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस लाइक हीलियम ऐड कर दूँ या नाइट्रोजन ऐड कर दूँ। पहली बात, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट ऐड की है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस ऐड की है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे गैस ऐड की है, तो गैस ऐड की है तो उसका प्रेशर तो होगा। तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पॉइंट आप लोग को एज इट इज ध्यान रख लेने। चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग को क्या दिया है, एक रिएक्शन दी है A प्लस वी गिविंग C प्लस डी। वट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज। अगर A का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या करेगा? A का कंसंट्रेशन डिक्रीज। A का कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा स्टूडेंट? जब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा? इट विल शिफ्ट टू द राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। देखो पहली रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरे केस में देखो प्रेशर बढ़ाएंगे, मोल्स बढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? जिस साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? लेस मोल्स की तरफ। तो लेस मोल्स किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड में। तो लास्ट केस में कहाँ पे हो जाएगी? बैकवर्ड में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर करके देगा। उसके लास्ट टॉपिक आज का हमारा थ्योरी वाइज, उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब भी इक्विलिब्रियम होता है, देखो आपने पढ़ा हुआ एक टर्म होती है गिब्स फ्री एनर्जी। जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू हो जाता है 0। समझ आ रहा है? अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, मतलब हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। क्यू सी यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है, यहाँ पे एल एन की फॉर्म में लिख सके, मैंने लॉग की फॉर्म में ले लिया। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना हो जाता है? 0, और क्यू सी किसके इक्वल हो जाएगा? के सी के इक्वल। तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2.303 आर टी लॉग के सी। तो यहाँ से आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये वाले रिलेशंस भी आप लोग को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, थ्योरी वाइज ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में आपने कितना सीखा है टॉपिक, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको चेक करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके थ्रू आपका लेवल चेक हो जाएगा कि आपको कितनी थ्योरी समझ में आई है। ठीक है, थ्योरी को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसे, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मोल्स बढ़ेंगे, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? लेस मोल्स की तरफ। देखो लेस मोल्स किधर हैं?
इधर 2 2, तो यहाँ पे तो नो इफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो हम रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेस मोल्स की तरफ। लेस मोल्स की तरफ हम रिएक्शन को कर देंगे शिफ्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, लेस मोल्स की तरफ, लेस मोल्स की साइड में रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जाएगी। यहाँ पे दोनों साइड मोल्स बराबर हैं, तो यहाँ पे नो इफेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन क्या दिया है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 दिया है। आपको पता है क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी है, अभी भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के सी। तो के की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, आपको बताना है के की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये वाली वैल्यू एल एन के सी किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन के सी किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही सोच लो, अगर डेल्टा जी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तो अब बाय डिफॉल्ट देखो के सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बाहर कौन सा साइन लगा है, माइनस का। तो के क्या हो जाएगा, लेस देन 1। के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेस देन 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आपको किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू दिया है, देन एट इक्विलिब्रियम जो सिस्टम होगा वो कहाँ पे होगा। देखो के सी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻12, मतलब के सी की वैल्यू 10⁻3 से बहुत बड़ी है। मतलब रिएक्शन में मोस्टली क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, मोस्टली क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, क्योंकि के सी की वैल्यू बहुत बड़ी है। और के सी की वैल्यू बहुत बड़ी कब होगी, जब मोस्टली क्या होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है सभी को स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 3 रिएक्शन के लिए दिया है, 4th रिएक्शन के लिए पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वही हमने सीखना है। इजी वे है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे से बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, आपको जो फाइनल रिएक्शन है उसमें 2NH3 लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ पे NH3 क्या है, राइट साइड में। तो पहली रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो, पहली रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स, N2 + 3H2। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो गया होगा, 1/K1। समझ आ रहा है? तो K1 तो नीचे आने वाला है, कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, K1 तो नीचे आने वाला है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन जो कट जाएगा वो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? उसके बाद देखो, अब हमें 5/2 O2 चाहिए, 5/2 O2 मतलब 2.5 O2। समझ आ रहा है? तो 2.5 O2 कैसे आएगा, NO के साथ भी हमें 2 चाहिए, NO के साथ 2 चाहिए। ये तो एज इट इज पड़ा है, K2 तो एज इट इज पड़ा है, कोई हमें छेड़ने की जरूरत इसको नहीं है। उसके बाद वाटर के साथ हमें चाहिए 3। वाटर के साथ 3 कब आ गया, जब हम इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। समझ आ रहा है? तो अब अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, N2, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा N2, एक सेकेंड, हाँ, N2 + O2, ठीक है, N2 + 3H2 कर लेते हैं, प्लस O2 + 3/O2 कितना आ जाएगा, 5/2 O2 गिविंग 2NO + 3H2O। क्लियर? समझ आ रही है बात? अब इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, ऐड। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो क्या हो गए होंगे, K2 × K3 का होल स्क्वायर, सॉरी K3 का होल क्यूब। क्यों? बिकॉज इस रिएक्शन को एज इट इज रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो K3 की पावर 3, दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो रेट कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, N2 से N2 कट जाएगा। क्लियर? बस बाकी तो रिएक्शन एज इट इज रहेगी, H2 से H2 कट जाएगा, तो रिएक्शन क्या रहेगी, 2NH3 गिविंग 5/2 O2 गिविंग 2NO + 3H2O। तो दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/K1 × K2 × K3 का क्यूब। तो देख लो, मैच कर लो कौन सा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, आपको डेल्टा H नेगेटिव दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होती है, एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होती है स्टूडेंट्स, एट लो टेम्परेचर।
तो दो ऑप्शन कट गए, हाई टेम्परेचर वाले ऑप्शन कट चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होगी? एट लो टेम्परेचर। अब देखो अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, उसने बोला है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है, प्रेशर बढ़ाएंगे मोल्स बढ़ेंगे। अगर हमारे पास मोल्स इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी? जिस साइड में लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन कौन सी कंडीशंस होंगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट। उसके बाद आपसे पूछा गया कौन सा रिलेशन करेक्ट है? अभी भी बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए वाला रिलेशन हमारे पास क्या है? करेक्ट। ये आपसे पूछा गया है केपी और केसी में रिलेशन। तो अब मुझे यहाँ से स्टूडेंट डेल्टा एन जी का वैल्यू बताओ। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में, तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट साइड कितना है? 2 है, रिएक्टेंट साइड कितना है? 3 है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू आ जाएगा -1। उसके बाद आपको पता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, तो के पी किसके इक्वल आ जाएगा? के सी आर टी की पावर -1। समझ आ रहा है? तो के पी किसके इक्वल आ जाएगा? के पी इक्वल आ जाएगा के सी बाय आर टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बाद में बताता हूँ लास्ट में ये। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर होता है, ये भी सही है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन के चेंज के साथ इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी, तभी तो क्या है ली चैटलेर प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ केपी। पहले आप केपी का एक्सप्रेशन लिखो। केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? पहली बात, ये गैस है, गैस है, गैस है, गैस, सभी गैसेस है, तो CH4 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का 4। समझ आ रही है ये बात आपको? तो मुझे बताओ अगर हम प्रेशर पुट करेंगे, प्रेशर इंटू प्रेशर स्क्वायर, क्या ऊपर क्या बन जाएगी यूनिट? एटमॉस्फेयर की पावर 3, नीचे प्रेशर इंटू प्रेशर की पावर 4, एटमॉस्फेयर की पावर 5। समझ आ रहा है? तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर की पावर -2। क्या आ जाएगा आंसर? एटमॉस्फेयर की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद देखो कौन सी रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर है, कर लीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, आपको केसी का वैल्यू बहुत ही कम गिवन है। केसी का वैल्यू कितना गिवन है? -26 के ऑर्डर में, मतलब बहुत ही कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में गई नहीं होगी, तो मोस्टली क्या होगा हमारे पास? रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये आपको पूछा गया है रिएक्शन किस टाइप की है, आपसे रिएक्शन के बारे में पूछा गया, तो आप ध्यान से देखो 298 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कितना दिया है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -2। 308 पे कितना दिया है? 10 की पावर 2 इंटू 10⁻², मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो केसी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे केसी का वैल्यू बढ़ता है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ऑब्वियस सी बात है एंडोथर्मिक, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एंडोथर्मिक। उसके बाद देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 300 इफ द वॉल्यूम इज चेंज। क्या वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कितना हो जाएगा? 300। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 6.4, आपने 0.25 मोल H2 एंड I2 ऐड किए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो मैंने लगा ये दूसरा क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये तो इजी था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। समझ आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट को सीखा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस।
ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करेंगे, वो भी मैं आप लोग के साथ कवर कर लेता हूँ सो डैट हमारा चैप्टर कंप्लीटली प्रॉपरली डिस्कस हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ए वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या बोला गया हमें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 32। आपसे पूछा गया द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड HI आर दिस एट इक्विलिब्रियम। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2। देखो इजी है, आप क्या लिखो, के सी का एक्सप्रेशन लिखो, वो क्या आ जाएगा, HI का होल स्क्वायर डिवाइड बाय H2 गैस इंटू I2 गैस। क्या इतना पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, जो HI है हमारे पास, I2 का कंसंट्रेशन दिया आपको, HI के दिए, KC दिए, KC कितना दिया 32, HI का कंसंट्रेशन दिया 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय H2 इंटू I2 कितना दिया 0.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय नीचे 32 आ जाएगा इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है स्टूडेंट्स ये वाली, इसमें आपको देखो क्या गिवन है, कोई रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम पे, आपको पार्शियल प्रेशर दिया है Br2 का Py9 एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर आपको दिया है P टोटल, तो आपसे रेशियो पूछा है Kp/P का, पहले आपको Kp निकालना है फिर P का रेशियो देखना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको रिएक्शन क्या गिवन है, 2NO गैस गिविंग NO गैस, सॉरी 2NO गैस प्लस Br2 गैस। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? तो इनिशियली सपोज करो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका कुछ प्रेशर होगा, सपोज कर लो A है, कितना है A, प्रोडक्ट तो बने नहीं है तो इनका कितना होगा 0। अब इसमें से कुछ कम हुआ होगा, कितना कम होगा स्टूडेंट्स, इसका प्रेशर तो कम होगा ना टाइम के साथ, सपोज करो 2x कम हो गया क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसका 2x बना होगा प्रेशर, इसका कितना बना होगा x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट 1 था, बाय स्टोइकोमेट्री हम समझ आ रहा है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो x की वैल्यू कितनी है, मतलब पार्शियल प्रेशर Br2 कितना है P/9, अगर x की वैल्यू P/9 है तो NO की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है 2P/9, समझ आ रहा है। और जो हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी A-2x, ठीक है, A- मतलब हम कर दें 2P/9, ठीक है, A-2P/9, इस तरह से सोच सकते हैं। क्लियर? या इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, पहले आपको ये स्टेप लिखना आ गया, तो आप इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकाल लो कितने आ गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकालो स्टूडेंट्स, कितने आ जाएंगे A-2x प्लस 2x प्लस x, तो कितना आ जाएगा ये A+x, तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आ गए A+x। अब आपको क्या मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ Br2 पूछा जाए कितना देगा, तो आप सिंपली बता दोगे x ओवर A+x, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। चाहे आप इनिशियली 1 मोल से स्टार्ट कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप इनिशियली 1 मोल से भी स्टार्ट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसको हम 1 से सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + x, ठीक है। आप ए से भी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 1 मान लेता हूँ। इतना पॉइंट समझ आ रहा है? तो आप मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 किसके इक्वल आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन x/1 + x इंटू टोटल प्रेशर P। समझ आ रही है चीज़? पार्शियल प्रेशर का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखो आपको पार्शियल प्रेशर कितना दिया है Br2 का, आपको क्वेश्चन में गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इज Py9 दिया आपको, तो Py9 की वैल्यू कितनी आ गई x/1 + x इंटू P। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप x को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, P से P कट जाएगा, x को सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली आप पार्शियल प्रेशर ऑफ
NOBR निकाल सकते हो। कैसे? इसकी मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से। सिमिलरली NO का निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर। क्लियर? तो उससे आप क्या निकाल सकोगे? KP निकाल पाओगे। करके दिखाता हूँ। जैसे देखो NOBR के मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NOBR, मोल फ्रैक्शन ऑफ NOBR क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ NOBR डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो NOBR के कितने मोल्स है स्टूडेंट्स? 1 - 2x। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स आए थे हमारे 1 + x। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही रखी है, इनटू क्या कर देंगे? टोटल प्रेशर। तो पुट कर लो वैल्यू x की 1/8। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 × 1/8 ओवर 1 + 1/8 इंटू P। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर कर देते तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, आ जाएगा 2P/3। 2P/3 पार्शियल प्रेशर किसका आ गया? NOBR का। सिमिलरली आप पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लोगे? NO का। वो किसके इक्वल आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन उसकी, मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 2x/1 + x इंटू टोटल प्रेशर P। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2P/9। कितना आ जाएगा? 2P/9। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? KP। KP किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBR का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBR का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ BR2। ठीक है, BR2 का आपको गिवन ही था, कितना था? P/9। ठीक है, P/9 इंटू NO का हमने निकाला कितना? 2P/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, NOBR का निकाला हमने 2P/3 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो इस वैल्यू का आप फाइंड आउट करना, तो आपका आंसर आएगा P/81। क्या आ जाएगा? P/81। तो आपको वैल्यू किसका बताना था? KP/P का। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/81। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स, बट जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोग दोबारा से सॉल्व करना, डेफिनेटली आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बहुत ही बढ़िया सेशन जो था केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो आप लोग को अपना फीडबैक बताना है कैसा लगा आप लोग को ये सेशन। ठीक है, 1 शॉट सेशन था जिसके अंदर हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए वो मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, केमिस्ट्री A to Z। वहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा, एज वेल एज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे, HTET, मास्टर कैडर सभी एग्जाम्स के लिए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अपना जो फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।